प्रिय छात्रों, निर्माण आईएएस संस्थान यूपीएससी 2023 व 2024 के प्रीलिम्स परीक्षा को ध्यान में रखते हुए आप सबके लिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर श्रृंखला लेकर आ रही है, जो प्रतिदिन के समसामयिक प्रश्नों के साथ सामान्य अध्ययन के अलग अलग विषयों संबंधी बहुविकल्पीय प्रश्नों को कवर करेगा। ये कार्यक्रम प्रतिदिन शाम 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अपने अनुभव और सुझाव हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से भेज सकते हैं। नमस्कार, निर्माण आईएएस की एमसीक्यू सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं विश्वजीत तिवारी इस एमसीक्यू सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पिछले एक साल का करंट अफेयर और स्टैटिक सब्जेक्ट के साथ साथ एलिमिनेशन टेक्निक भी बताता हूं। एलिमिनेशन टेक्निक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आप सभी लोग जान चुके हैं। आइए सीधे सीधे क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये ज्योग्राफी से है, इंडियन मॉनसून से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं ये प्रश्न पढ़ते जा रहा हूं तो आप लोगों के लिए एक टास्क हुआ कि जैसे जैसे मैं प्रश्न को पढ़ते जा रहा हूं, आप लोग स्वयं से प्रश्न का उत्तर अपने मन में सोचते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर मैं खुद ही इसको एक्सप्लेन करके आपको बता दूंगा कि आप सही सोच रहे थे या गलत। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला स्टेटमेंट है, भारत की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब भारत की जलवायु से जुड़ा हुआ प्रश्न है। पहला स्टेटमेंट कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिंद महासागरीय चक्रवातों से तथा दक्षिण में लौटते मॉनसून से वर्षा होती है। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का जो उत्तर पश्चिम भाग है वहां पर कैसे वर्षा होती है, वहां पर वर्षा हिंद महासागरीय चक्रवातों से होती है। और कह रहा है कि दक्षिण में जो भारत का दक्षिणतम भाग है वहां पर जो वर्षा होती है वो बेसिकली जब मॉनसून लौट रहा होता है तब वैसे वर्षा होती है। तो ये स्टेटमेंट सही है कि गलत, ये आप लोग सोच लीजिए, ठीक है। फिर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं कि दक्षिण भारत में हिंद महासागर की उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा से समीपता के कारण दैनिक तापांतर की न्यूनता, अत्यधिक आर्द्रता इत्यादि घटनाएं परिलक्षित होती है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आप लोगों ने सोच लिया। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है कि दक्षिण भारत में हिंद महासागर की उपस्थिति भी है और चूंकि दक्षिण भारत भूमध्य रेखा से नजदीक भी है, इसलिए यहां पर दैनिक तापांतर न्यून होता है, कम होता है। दैनिक तापांतर का मतलब क्या है कि एक दिन में, एक दिन का तात्पर्य दिन और रात संपूर्ण मिला करके वहां पर ताप में अंतर, मतलब दिन में अधिकतम तापमान कितना होता है और रात में न्यूनतम तापमान कितना होता है, इन दोनों के बीच का जो अंतर है यह काफी कम होता है, ये स्टेटमेंट कह रहा है। साथ ही यहां पर अत्यधिक आर्द्रता पाई जाती है। ये सब घटनाएं दक्षिण भारत में देखी जाती है। सेकेंड स्टेटमेंट कह रहा है। थर्ड स्टेटमेंट, हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति, ये सब जलवायु को प्रभावित करती है। अब हवाओं में आर्द्रता की मात्रा कितनी है, हवाओं में दिशा कैसी है हवाओं की, और गति कैसी है, ये जलवायु को प्रभावित करती है, ऐसा थर्ड नंबर स्टेटमेंट कह रहा है। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है, तो सही को आपने घेर दिया, ठीक है। अब आप अंदाजा आप लोगों का अपना एक आंसर होगा। अब आइए हम लोग इसकी जांच कर लेते हैं। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में, अब देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये भारत का उत्तर पश्चिम भाग है, दिख रहा है, ये भारत है। ये बेसिकली गर्मी के मौसम की बात की जा रही है। तो गर्मी के मौसम में हम जानते हैं कि हमारे यहाँ गर्मी के मौसम में मानसून आता है, गर्मी के अंतिम समय में, और वो मानसून आता है और फिर मानसून से हमारे यहाँ वर्षा होती है। अब देखिए, ये एक पेटी है, इस पेटी को कहते हैं लो प्रेशर पेटी या ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये होता क्या है भाई? बेसिकली ये जब आप लोगों ने पढ़ा होगा तो संवहनीय हवाएं चलती हैं, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा व्यापारिक पवने, पढ़ा होगा ना। तो जहां व्यापारिक पवने टकराती है, दोनों व्यापारिक पवने, ये उत्तरी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हो गई और ये दक्षिणी गोलार्ध की हो गई। तो जहां पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने टकराती हैं वहां पर बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। और टकराती कैसे है? सूर्य की सीधी किरण जहां पड़ती है, सूर्य की सीधी किरण जमीन पर जहां पड़ती है वहां पर सबसे अधिक लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो ये जो जोन है ये सबसे अधिक लो प्रेशर जोन हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर सूर्य की सीधी किरण आकर के इस क्षेत्र पर टकराती है, तो ये लो प्रेशर हो गया। तो
लो प्रेशर को आप सभी जानते हैं, लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर से हवाएं बड़ी तेजी से वहां पर पहुंचती हैं। तो ये लो प्रेशर है, तो उत्तर से भी और दक्षिण से भी दोनों दिशाओं से हवाएं बहुत तेजी से इस लो प्रेशर जोन की ओर पहुंचती है। फिर ये लो प्रेशर जोन, तो चूंकि यहां पर बहुत तेज सनलाइट पड़ रहा है, तो ये जो ठंडी हवाएं हैं जैसे ही लो प्रेशर के पास पहुंचती है, यहां पहुंचते पहुंचते वो खुद गर्म हो जाती है। तो फिर गर्म होकर के यही हवाएं वापस पुनः उठ करके आकाश में चली जाती है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हवाएं जब गर्म होती हैं तो हल्की होती हैं, हल्की होती हैं तो वो ऊपर उठती है, तो यहां फिर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है और नीचे सतह पर लो प्रेशर बना रहता है, क्योंकि सनलाइट लगातार आ रहा होता है। तो ऐसे में लगातार उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध से हवाएं आपस में आकर के व्यापारिक पवनें वहां पर कन्वर्स करती है, इसीलिए इसको कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ये ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है, मतलब ट्रॉपिक यहां पर क्या होता है, कन्वर्स करता है, आपस में मिलता है। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध यहां पर मिलते हैं, लेकिन उत्तरी गोलार्ध का एक और दक्षिणी गोलार्ध का क्या है, सबसे हाई प्रेशर जोन है। तो जैसे जैसे सूर्य उत्तर या दक्षिण की ओर शिफ्ट होता है, हम सभी जानते हैं कि 21 जून को सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा के पास पहुंच जाता है, जबकि 21 दिसंबर को सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास पहुंच जाते हैं। तो जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास पहुंच जाते हैं, तो आईटीसीजेड भी उस समय दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा के पास पहुंच जाता है, क्योंकि उसी समय वहीं पर सूर्य की सीधी किरण पड़ रही होती है। तो सूर्य की सीधी किरणों के साथ साथ यह जोन क्या होता है, बढ़ता या घटता चला जाता है। मतलब कि पृथ्वी का वह एक ऐसा पेटी जहां पर सबसे अधिक तापमान अनुभव किया जाता है और वो सबसे अधिक लो प्रेशर का बेल्ट होता है, तो उसी को कहते हैं आईटीसीजेड। तो गर्मियों के मौसम में यह आईटीसीजेड जो बनता है, ध्यान दीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा पहले कि गर्मियों के मौसम में चूंकि अरबियन सी है, अरब सागर, और यह है बे ऑफ बंगाल, तो यहां पर समुद्र में, समुद्र की तुलना में स्थल ज्यादा गर्म होता है। तो स्थल ज्यादा गर्म होता है, इसीलिए स्थल पर जो ये पेटी है वह और ज्यादा ध्रुवों की ओर चली गई है। दिख रहा है, स्थल पर यह पेटी, देखिए सागर में यह पेटी विषुवत रेखा की ओर है, लेकिन स्थल पर यह पेटी और ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो गई है, मतलब उत्तर की ओर शिफ्ट हो गई है। क्यों? क्योंकि स्थल ज्यादा गर्म होता है, तो इसके सामने वाला जो स्थल है वह बहुत अधिक गर्म है, इसीलिए इसके बराबर जो समुद्र के बराबर की गर्मी है वह स्थल पर यहां पर आकर के पड़ती है, मतलब बहुत दूर पड़ रही है। तो इसीलिए इस पेटी के आसपास तक बहुत अधिक लो प्रेशर बन जाता है। तो आप सभी जानते हैं कि लो प्रेशर को भरने के लिए हवाएं हाई प्रेशर से उसकी ओर आएगी। तो हाई प्रेशर कहां है, हिमालय के उस पर, यहां पर हाई प्रेशर है, या फिर समुद्र में हाई प्रेशर है ना, ठीक है। तो अब इस हाई प्रेशर से हवाएं इस लो प्रेशर की ओर आ रही हैं, यहां पर लो प्रेशर है। अब देखिए उत्तर से जो हवाएं आ रही हैं उसको हिमालय ने क्या किया, रोक दिया, उसको दक्षिण आने ही नहीं दिया। तो उत्तर वाली हवाएं तो नहीं आ पाई। उत्तर वाली हवाएं कैसी है, ठंडी है, लेकिन उनमें आर्द्रता नहीं है, क्योंकि यह क्षेत्र कैसा है, शुष्क है। तो इस शुष्क क्षेत्र से ठंडी हवाएं आ रही है, तो वो अगर आती तो शुष्कता लेकर के आती, तो वो वर्षा नहीं कराती, लेकिन ये इसको हिमालय रोक देता है। इसीलिए अब एकमात्र यह दक्षिण से जो हवाएं आ रही हैं वही यहां तक पहुंच पाती है। तो दक्षिण से जो हवाएं पहुंच पाती है, यहां तक आते आते, क्योंकि ये समुद्र से आ रही है तो इनमें नमी है, आर्द्रता है, तो इनमें पानी की बूंदे हैं हवाओं में, तो ये वर्षा कराती है। लेकिन यहां तक पहुंचते पहुंचते इन हवाओं की बरसात भी, इन हवाओं की नम्रता भी, या कहेंगे कि आर्द्रता भी, इन हवाओं की आर्द्रता भी क्या हो जाती है, सूख जाती है। आर्द्रता भी सूख जाती है। तो आर्द्रता सूख गई, तो अब क्या हुआ, ये हवाएं यहां तो पहुंची जरूर, लेकिन अब ये वर्षा नहीं करा, क्योंकि इनकी सारी वर्षा यहां तक ट्रेवल करते करते समाप्त हो गई। तो इसीलिए जब ये गर्मियों में दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनें आती हैं तो ये बरसात कराती है भारत में, लेकिन ये भारत का जो उत्तर पश्चिमी भाग है, जो राजस्थान पंजाब का भाग है, यहां पर वर्षा नहीं कराती।
ठीक है। तो भाई फिर यहां पर वर्षा कब होती है? तो जब जाड़े का मौसम आता है, ये देखिए यहां पर आ गए हम विंटर में, जाड़े के मौसम। तो जाड़े के मौसम में क्या होता है कि जाड़े के मौसम में भूमध्य सागर से, यहां पर मेडिटेरेनियन सी है, वहां से एक जेट स्ट्रीम चलती है, ठीक है। उसे कहते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, मतलब उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम। और यह जेट स्ट्रीम जाड़े में यहां से आती है, तो यह जैसे जैसे हिमालय के साथ आती है भारत की ओर, तो यह भूमध्य सागर से जो जल लेकर के आती है, उस जलों को इन क्षेत्रों में बरसात कराते हुए निकल जाती है। तो इसीलिए राजस्थान और पंजाब के क्षेत्रों में शीत ऋतु में वर्षा होती है। यहां क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को, शीत ऋतु में वर्षा होती है। और कैसी वर्षा होती है? ये कैसी वर्षा है? ये जेट स्ट्रीम से होने वाली वर्षा है, विक्षोभ से होने वाली वर्षा है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? इसीलिए हम इसे कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जाड़े में राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में वर्षा होती है, वो पश्चिमी विक्षोभ से होती है, न कि गर्मियों के दिनों के मानसूनी पवनों से होती है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिंद महासागरीय चक्रवातों से तथा दक्षिण में लौटते मानसून से वर्षा होती है। यह स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में हिंद महासागरीय चक्रवातों से वर्षा नहीं होती है, बल्कि ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है, ठीक है। अब आते हैं, लेकिन इसका सेकंड पॉइंट जो है, दक्षिण में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, इसको समझ लीजिएगा कि जो भारत का दक्षिणतम भाग है, यहां पर जब जाड़े में मानसून रिटर्न हो रहा होता है, तो यह मानसून जाड़े में रिटर्न होते समय, देखिए रिटर्न हो रहा है, तो यहां जो पर्वत श्रेणियां है वो उसको रिटर्न होने से रोकती है, लेकिन यहां पर ये पर्वत श्रेणियां कटी फटी हैं, तो इसीलिए यहां पर आकर इसको पार कर जाता है। तो लौटते समय तमिलनाडु, केरल और कुछ थोड़ा सा कर्नाटक, इन क्षेत्रों में भी वर्षा करा देती है। तो ये जाड़े के मौसम में यहां पर लौटते हुए मानसून से वर्षा। चीजें क्लियर हो रही है? ठीक है, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद है पहला स्टेटमेंट आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दक्षिण भारत में हिंद महासागर की उपस्थिति एवं भूमध्य रेखा से समीपता के कारण दैनिक तापांतर की न्यूनता। आप सभी जानते होंगे कि ध्रुवों पर सबसे अधिक दैनिक तापांतर महसूस किया जाता है। सही है कि गलत है? ये गलत है। बेसिकली ध्रुवों पर सबसे अधिक वार्षिक तापांतर महसूस किया जाता है। जो पृथ्वी का ये भाग है, इस पृथ्वी के भाग में ये जो नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ये 0 डिग्री है। यहां पर दैनिक तापांतर न्यूनतम होता है। न्यूनतम का मतलब कि जितना दिन गर्म होता है, रातें भी लगभग उतनी ही गर्म होती है, क्योंकि एक वर्ष भर लगातार गर्मी पड़ती है। तो वर्ष भर गर्मी पड़ती है, तो दैनिक तापांतर यहां पर एक दिन में ताप का अंतर न्यूनतम होता है। लेकिन पोलों पर क्या होता है? यहां पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। और वार्षिक तापांतर सर्वाधिक क्यों होता है? क्योंकि यहां जब जाड़े के मौसम में टेम्परेचर बहुत अधिक ठंडा, मतलब माइनस में 150 के आसपास पहुंच जाता है, जबकि गर्मियों में वहां पर टेम्परेचर -4 या -5 के आसपास रहता है। तो वो जो अंतर है वर्ष भर का, ये लगभग 100 डिग्री का अंतर हो जाता है। और यहां पर तो जो दिन और रात के बीच का अंतर है वो 4 से 5 डिग्री का होता है। तो 4 से 5 डिग्री का अंतर होता है, और यहां पर वार्षिक तापांतर सर्वाधिक होता है। अब प्रश्न पे आ जाते हैं कि दैनिक तापांतर की न्यूनता होती है, तो विषुवत रेखा के पास दैनिक तापांतर की न्यूनता होती है। तो जो दक्षिण भारत है वो विषुवत रेखा के पास ही है, क्योंकि दक्षिण भारत का अक्षांशीय विस्तार कहां है? 8 डिग्री के आसपास है। अगर मुख्य भूमि की हम बात करें तो 6 डिग्री के से शुरू ही हो जाता है हालांकि, और 8 डिग्री से मुख्य भूमि शुरू हो जाता है। तो 8 डिग्री ध्रुवों के पास है, तो यहां पर दैनिक तापांतर क्या होगा? कम होगा।
क्योंकि विषुवत रेखा से नजदीक है, जबकि अत्यधिक आर्द्रता हिंद महासागर से सटे हुए है तो हवाओं में नमी भी होगी। तो इन सब घटनाओं से क्या होता है, ये सब घटनाएं परिलक्षित होती है, देखी जाती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। तीसरा, हवाओं में आर्द्रता की मात्रा, हवाओं की दिशा एवं गति, ये सब चीजें जलवायु को प्रभावित करती है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट में तो कुछ सोचना ही नहीं था, क्योंकि जलवायु को सभी मौसमी घटनाएं प्रभावित करती है, ये तो सब पता है। अगर आप लोगों ने जलवायु के बारे में पढ़ा होगा तो जरूर पढ़ा होगा। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो पहला गलत है तो दूसरा और तीसरा सही है। स्टेटमेंट सी आपका आंसर हो जाएगा। चीजें क्लियर हो गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, करेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मुझे लगता है कि यह प्रश्न इस बार भी आने के लिए बहुत अधिक संभावित है, इसलिए पहले भी यूपीएससी पूछ चुका है और बहुत लंबा गैप हो गया है हिमालय के वेस्टर्न हिमालय के फिजिकल स्ट्रक्चर से प्रश्न पूछे हुए, तो इसीलिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है इस बार, ऐसा संभावना है। स्टेटमेंट क्या है, आप लोग खुद से आंसर बताते जाइएगा, सोचते जाइएगा अपने मन में। पहला स्टेटमेंट है कि जम्मू कश्मीर राज्य में जास्कर श्रेणी में ये मिलने वाली क्या है, मृदा है। करेवा एक मृदा है जो जम्मू कश्मीर राज्य के किस श्रेणी में मिलती है, जास्कर श्रेणी में मिलती है। ठीक। सेकेंड स्टेटमेंट, कश्मीर घाटी की करेवा में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। ठीक है। तीसरा, यह सेब की खेती के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है। चौथा, यह कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है। अब ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है? देखिए, कुछ शब्दों को आप लोग पढ़िए, सीखिए कि कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं। पहले देखिए सेकंड स्टेटमेंट पढ़िए। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि कश्मीर घाटी के करेवा में लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत भी मिले हैं। संकेत मिले हैं, ये नहीं कह रहा है कि मिल गए हैं या खोद के निकाला जा रहा है, ऐसा नहीं कह रहा है, संकेत मिले हैं। अरे भाई, संकेत सब चीज के मिलेंगे। हिमालय है, वो हिमालय नीचे की ज्वालामुखीयता से बना है, तो उसमें सब चीजें पाई जाएंगी, तो सभी चीजों के संकेत मिले हैं। क्या है, ये संभावना की बात करता है, ये हार्ड स्टेटमेंट नहीं है। संकेत मिलना एक संभावना की बात करता है कि हाँ, यहां पर होने की संभावना है, और संभावना वाले स्टेटमेंट मैक्सिमम केस में क्या होते हैं, सही होते हैं। तो सेकंड नंबर ऑप्शन तो निश्चित रूप से सही होगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अब आते हैं कि जम्मू का, अब इसको समझ लेते हैं करेवा को। आप लोग कितना करेवा के बारे में जानते हैं, देख लेते हैं। देखिए, यहां पर यह हिमालय की संरचना है। यहां पर क्या है, ग्रेट हिमालय रेंज है, ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटी ये ग्रेट हिमालय है। और ग्रेट हिमालय, ये जो जास्कर थ्रस्ट है, इससे अलग होता है किससे, पीर पंजाल या मध्य हिमालय से। अब देखिए, ग्रेट हिमालय, इसी को आप लोगों ने हिमाद्री कहा होगा, पढ़ा होगा। तो हिमाद्री और हिमाचल, इसमें मतलब मध्य हिमालय में पीर पंजाल रेंज है। तो ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल रेंज के बीच में जो घाटी है, इस घाटी को क्या कहा जाता है, करेवा बेसिन कहा जाता है। याद हो गया आप लोगों को? तो जो बृहद हिमालय है और जो लघु हिमालय है, इन दोनों के बीच में जो घाटी अवस्थित है, उसी घाटी को कहते हैं करेवा घाटी। तो इसका मतलब है कि यह पीर पंजाल रेंज है, और प्रश्न क्या कह रहा है कि जास्कर रेंज में पाया जाता है। तो गलत हो गया ना, बिल्कुल। तो पीर पंजाल रेंज और ग्रेट हिमालय के बीच में जो घाटी है, इसी घाटी में करेवा बेसिन है। अब बेसिकली ये होता क्या है भाई, कि यहां से हिमालय से जो हिमोड़ है, टूट टूट करके गिरते हैं, और यही इस घाटी में क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। हिमोड़ का मतलब कि पहाड़ से गिरे हुए मृदा या फिर चट्टान या फिर जो भी टूट करके ऊपर से गिरता है, तो उसे हिमोड़ कहते हैं, कि वो हिम के क्षेत्र से नीचे आता है तो हिमोड़ कहा जाता है। बड़ा उपजाऊ होता है, और वो क्या होता है, इस घाटी में जमा हो जाता है। इस घाटी में जमा हो जाता है तो उसे करेवा बेसिन कहते हैं, और यहां जमा होने के कारण वो बहुत उपजाऊ होता है। तो ये किस लिए फेमस है, आप सभी जानते हैं। कश्मीर में किस चीज की खेती सबसे अधिक होती है, महत्वपूर्ण रूप से, और इस क्षेत्र में, करेवा क्षेत्र में, बताइए आप लोगों ने कश्मीरी केसर सुना होगा, सुना है?
तो केसर की खेती यहाँ पर करेवा बेसिन में खूब होती है। करेवा बेसिन की लोकेशन पता चल गई आप लोगों को। यहाँ खेती किस चीज की होती है ये भी पता चल गई। ये ग्रेट हिमालय रेंज और पीर पंजाल रेंज के बीच में अवस्थित है, ये भी पता चल गया। ये बाकी आपको हिमालय का विस्तार दिखाया गया है कि ग्रेट हिमालय के उत्तर में इंडस वैली है, सिंधु की घाटी है जास्कर रेंज के आसपास। उसके बाद पीर पंजाल रेंज के बाद मेरे थ्रस्ट है, फिर पंजाल थ्रस्ट है। ये सब चीजें नहीं भी याद रहेगी तो भी चलेगा। यहां देख लीजिए कलर में है कि यहां पर बृहद हिमालय है, इस बृहद हिमालय और ये पीर पंजाल हिमालय, यहां पीर पंजाल हिमालय लिखा है। पीर पंजाल हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में यहां ढलान से जो चीजें गिरती हैं वो गिर करके इस घाटी में इकट्ठा हो जाती है, इसी को हम कहते हैं करेवा बेसिन। दिख रहा है? यहां पर जो लेक बनते हैं, जो झील बनती है, उन झीलों को कहा जाता है करेवा झील। तो जो कश्मीर घाटी में जो झील है उन झीलों को कैसा झील माना जाएगा? करेवा झील। तो कश्मीर घाटी में कौन सी झील है ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दो झीलें हैं, प्रमुख झीलें हैं, उन दोनों झीलों का नाम आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यहां सब चीजें क्लियर हो गई आप लोगों की। अब आते हैं आगे प्रश्न पर पुनः। तो लिग्नाइट प्राप्त होने के संकेत मिले, ये सही है, और जास्कर श्रेणी गलत हो गया। और यहां सेब की खेती के लिए प्रसिद्ध है, यह भी गलत है। करेवा सेब की खेती के लिए नहीं प्रसिद्ध है, बल्कि सेब की खेती के लिए जो हिमालय के मध्य हिमालय के बाद वाले ढलान है उस पर सेब की खेती होती है। लेकिन मध्य हिमालय के पीछे बृहद हिमालय के मध्य में केसर की खेती होती है। तो सेब की खेती के लिए नहीं। और कश्मीर घाटी के हिमोर निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है, यह भी सही है। तो स्टेटमेंट 2 और 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चीजें क्लियर हो रही हैं? मुझे उम्मीद है चीजें क्लियर हो रही होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें बताते रहेंगे, ठीक है। तो आइए, ये आप लोगों को वही है कि हिमालय निक्षेप यहां से लिग्नाइट प्राप्त होता है, हिमोर निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को करेवा कहते हैं। अगला प्रश्न है, ये करंट अफेयर का प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट प्रश्न क्यों है आप लोग खुद ही देख लीजिएगा। साइंस टेक में मुझे लग रहा है कि यहां से प्रश्न इस बार पूछा जा सकता है। हाल ही में प्रक्षेपित रॉकेट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, नाम क्या है लॉन्च व्हीकल का? मार्क 3। अब मार्क 3 के बारे में कहा गया है कि इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आप लोग बताइएगा मार्क 3 के बारे में। और एक और बात ध्यान रखिए कि जब मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा होता हूं तो आप लोग खुद से भी सिर्फ नॉलेज से नहीं बल्कि एलिमिनेशन टेक्निक से भी सोचा करिए कि क्या यह स्टेटमेंट सही है या गलत है, ठीक है। यह इसरो द्वारा प्रक्षेपित सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल है, ठीक है। दूसरा LBM-3 यही है। इसमें वेब उपग्रह संचार कंपनी, ये कंपनी का नाम है, इसके 36 उपग्रहों को जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित किया है। अब कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया है ऐसा कि अगर किसी एक ही स्टेटमेंट में 2 से अधिक फैक्ट मिलने लगे या अधिक फैक्ट मिल जाए तो आपको लगना चाहिए कि यहां कोई एक फैक्ट गलत हो सकता है, क्योंकि बार बार अगर फैक्ट ही मिलने लगे एक ही स्टेटमेंट में 2 से अधिक फैक्ट तो वहां गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। यहां देखिए, जबकि कंपनी का नाम वेब संचार कंपनी, कितने उपग्रह? 36 उपग्रह। कहां स्थापित किया? जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित किया। तो यहां 3 फैक्ट है और 3 फैक्ट है तो 2 से अधिक फैक्ट है, तो गलत होने की संभावना अधिक है। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता होगा, रिस्क लेना होगा, तो आप ऐसे ही रिस्क लीजिएगा, इसको गलत मार करके और पहले को सही मार करके चले जाइए, ठीक है। मैक्सिमम संभावना है कि आपका आंसर सही हो जाए। अब इसको जान लेते हैं भाई ये है क्या। बेसिकली हाल ही में हमने इसको ट्राई किया है मार्क 3 को। ये फोटो देख लीजिए इसका, इसरो ये मार्क 3 है। ये भारत का अब तक का सबसे भारी, भारत का अब तक का सबसे भारी लॉन्च व्हीकल है। देख लीजिए कि यह इसरो ने इसको कहां से? श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे भारी रॉकेट लॉन्च व्हीकल, नाम क्या है? मार्क 3। इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया।
और प्रक्षेपण इसमें क्या किया गया है कि इसमें यूके के, इसका मतलब ब्रिटेन की एक कंपनी है वनवेव, इस वनवेव कंपनी के 36 उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में, इसका मतलब है कि जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया गया है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ, जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जीटीओ में नहीं बल्कि एलईओ, लो अर्थ ऑर्बिट, यहां पर स्थापित किया। ठीक है, तो ये गलत है और ये सही। तो लो अर्थ ऑर्बिट का मतलब क्या है कि पृथ्वी की कक्षा से लगभग 400 से 500 किलोमीटर, अधिकतम 500 किलोमीटर की हाइट पर अगर कोई 400 से 500 किलोमीटर के आसपास के हाइट पर अगर कोई उपग्रह स्थापित किया जाता है तो उसे कहा जाता है लो अर्थ ऑर्बिट। जितने भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हुए या फिर पृथ्वी पे कोई रिसर्च करना हुआ या इसके लिए कोई अगर सैटेलाइट लगाया जाता है तो वो बेसिकली लो अर्थ ऑर्बिट में ही लगाया जाता है। ठीक है, तो यह भी उपग्रह कहां लगाए गए हैं, ये 36 उपग्रह लो अर्थ ऑर्बिट में लगाए गए हैं। और इनका क्या है कि इसमें बहुत बड़ा पेलोड, देखिए भारत के पास जो पेलोड कैपेबिलिटी थी वो बेसिकली 4000 किलो की थी, लेकिन अभी इस लॉन्च व्हीकल ने भारत की पेलोड कैपेसिटी 4000 से बढ़ाकर लगभग कितना हो गया है, ये 6000 के आसपास करके और वैश्विक स्तर पर यह दिखा दिया है कि हम 6000 किलो वजन अंतरिक्ष में पहुंचा सकते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए, तो इसीलिए यह प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बारे में आप लोग जितना तैयारी कर लें, इसके बारे में थोड़ा जरूर पढ़ लें कि ये भारत का प्रयास क्या था और इसमें क्या क्या और चीजें थी। अब आप लोगों को यह भी जानना चाहिए कि एक लॉन्च व्हीकल में कितने स्टेजेज होते हैं, उनमें किस प्रकार के ईंधन उपयोग में लाए जाते हैं, उसमें जो टेक्नोलॉजी काम करती है वो टेक्नोलॉजी बेसिकली कौन सी काम करती है, ये सब चीजें भी आपको दिखनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग सर्च कर लीजिए। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन मुझे लग रहा है कि आप लोग शायद कर लेंगे, देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि पश्चिम तटीय मैदान है, इनके स्थानीय विभाजन हुए हैं और यह विभाजन है कि गुजरात में पश्चिम तटीय मैदान को काठियावाड़ तट कहा। अब आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। महाराष्ट्र में इसको कोंकण तट कहा जाता है, कर्नाटक में मालाबार तट कहा जाता है और केरल में कोरोमंडल तट कहा जाता है। कह रहा है नीचे दिए गए युग्मों से कितने युग्म सही सुमेलित है। तो आप लोग बताएंगे इसमें कि भारत के जो पश्चिमी तटीय इलाका है उसको किन किन स्थानीय नामों से जाना जाता है। ठीक है, कौन कौन सा सही है आप लोगों ने खुद सोच लिया होगा, नहीं सोचे होंगे तो आइए देख लेते हैं। यहां देखिए बेसिकली कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी आपको जान लेनी चाहिए। पहला कि जो भारत का पूर्वी तट है ये कैसा तट है, यहां देखिए लिखा है इमरजेंस, कोस्ट लाइन ऑफ इमरजेंस, ये उभरता हुआ उठता हुआ तट है। तो हम सभी जानते हैं कि पूर्वी घाट की जो समुद्री गहराई है वो कम होती है, और गहराई कम क्यों है, क्योंकि यह तट उठ रहा है समुद्र से, यह उठ रहा है तो समुद्र से गहराई कम हो रही है, तो उठ रहा है इसीलिए यहां पर समुद्री गहरे बंदरगाह नहीं पाए जाते हैं। तो इसलिए भारत के प्रमुख गहराई वाले बंदरगाह कहां पाए जाते हैं, पश्चिमी तट पर। यह कैसा तट है, कोस्ट लाइन ऑफ सबमर्जेंस, मतलब डूबता हुआ तट। इसका मतलब कि भारत ऐसा अगर भारत है तो भारत ऐसे टिल्ट कर रहा है। भारत ने पहले ऐसे टिल्ट किया था, इसीलिए भारत की पश्चिमी घाट की सभी नदियां पूर्वी घाट की ओर बहती थी, लेकिन अब भारत पुनः पूर्वी घाट ऊपर की ओर टिल्ट कर रहा है और पश्चिमी घाट नीचे की ओर टिल्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये चीजें एक तो हम जान गए। अब यहां पर ध्यान रखिए कि यहां पर भारत में कुछ स्थानीय नाम दिए गए हैं तटवर्ती क्षेत्रों के। ये देखिए कच्छ का रण का ये हो गया, तो यहां से लेकर के मतलब कच्छ की खाड़ी से लेकर के और खंभात की खाड़ी तक, बेसिकली वो दादर नगर हवेली तक का जो इलाका होता है उसे कहते हैं हम लोग काठियावाड़। ठीक है, काठियावाड़ तट से आगे बढ़ते हुए मुंबई से लेकर के
और यहां गोवा तक, बेसिकली यहां गोवा तक, ये थोड़ा मिसप्रिंटेड है, इस गोवा तक को कहा जाता है कोंकण तट। ठीक है, और गोवा से लेकर के मंगलोर तक, यहां तक, इसको कहा जाता है कन्नड़ तट, इसको कन्नड़ा कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये मंगलोर है यहां पर, ये ध्यान रख लीजिएगा, डिजाइनिंग का इशू है। और मंगलोर से लेकर के नीचे कन्याकुमारी तक, इसको कहा जाता है मालाबार तट। ठीक है, तो ये चारों कोस्ट आप लोग समझ गए। काठियावाड़ तट गुजरात में, ठीक है, खंभात की खाड़ी से लेकर के गोवा तक, इसको कहते हैं कोंकण तट। गोवा से लेकर के मंगलौर तक कर्नाटक, इसको कहते हैं कन्नड़ तट या कन्नड़ा तट हिंदी में। और वहां से लेकर के नीचे इसको कहते हैं मालाबार कोस्ट। उत्तर में जब हम इसके पूर्वी घाट में आते हैं, तो पूर्वी घाट में आंध्र प्रदेश में जहां कृष्णा गोदावरी नदियां समुद्र में मिलती हैं, वहां तक नीचे उसको कहते हैं कोरोमंडल तट। और वहां से लेकर के उड़ीसा का पूरा क्षेत्र कवर करते हुए लगभग उड़ीसा तक का क्षेत्र कहलाता है नॉर्दर्न सरकार, उत्तरी सरकार। और उड़ीसा का जो तट है उसे कहा जाता है उत्कल का मैदान या उत्कल का तट। तो ये सारे तट आप लोगों को याद हो गए। ये तट मिलाने के लिए यूपीएससी पूछ सकता है, तो इसलिए आप लोग इसको ऐसे एज इट इज याद कर लीजिएगा। अब आइए प्रश्न में फिर आ जाते हैं। तो गुजरात में काठियावाड़ तट है, यह स्टेटमेंट क्या है, बेसिकली ये सही है। महाराष्ट्र में कोंकण तट है, ये क्या है, गोवा तक कोंकण तट है, यह भी सही है। कर्नाटक में लेकिन मालाबार तट नहीं है, बल्कि कर्नाटक में कौन सा तट है, कर्नाटक में कन्नड़ तट है। तो कर्नाटक में कन्नड़ तट है। और केरल में कोरोमंडल तट नहीं, बल्कि केरल में क्या है, केरल में है मालाबार, केरल में मालाबार तट है। चीजें क्लियर हो गई। तो 2 सही है और 2 गलत है, इसका मतलब कि केवल 2 युग्म सही सुमेलित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होगी, बहुत अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। अब देखिए यहां पर प्रश्न है, भारतीय कोयला उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई ये सब प्रश्न आने वाले हैं, तैयारी आपकी कितनी है इसको जज कर लीजिए। पहला स्टेटमेंट कि भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार है, पहला स्टेटमेंट। दूसरा, एंथ्रासाइट कोयले का भंडार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। तीसरा, कोयले को अक्सर ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता है। 3 स्टेटमेंट हो गए। कह रहा है ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। कोयला के बारे में पढ़े ही होंगे आप लोग, आपका नॉलेज कितना है आप लोग खुद भी अंदाजा लगा रहे होंगे कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, आइए जान लेते हैं कोयले के बारे में। ये देखिए कोल रिजर्व इन इंडिया का एक डेटा है। इसमें क्या है, अगर वर्ल्ड स्तर पर देखें तो सबसे अधिक वर्ल्ड में कोयला चाइना के पास है। ठीक है, लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग कंट्री, ये प्रोडक्शन के आधार पर है, तो सबसे अधिक चाइना प्रोड्यूस करता है और दूसरा सबसे अधिक उत्पादन भारत करता है, अगर कोयला उत्पादन की बात हो तो। अब रिजर्व की अगर बात करें तो दुनिया में सबसे अधिक कोयला रिजर्व कहां है, यूएसए के पास। दूसरा सबसे अधिक कोयला रिजर्व कहां है, रसिया के पास। तीसरा कहां है, ऑस्ट्रेलिया के पास। चौथा कहां है, चाइना के पास। और इंडिया के पास कौन सा है, 5वां। तो इंडिया कोयला का 5वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वर कंट्री है, जबकि इंडिया दूसरा सबसे बड़ा कोल प्रोड्यूसर कंट्री है। ये क्लियर हो गया। ठीक है, और अगर आप भारत में डेटा के स्तर पर देखें कि भारत में सबसे अधिक कोयला कहां पाया जाता है, तो भारत में नंबर 1 है झारखंड, दूसरा पर उड़ीसा, तीसरा पर छत्तीसगढ़, फिर चौथा पर वेस्ट बंगाल और फिर 5वां पर मध्य प्रदेश। ये डेटा आप पूरा याद कर लीजिए। ठीक है, पूरा डेटा याद हो गया। तो इसका मतलब है क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन देखिए, तो अब भारत के पास दुनिया का चौथा सबसे बड़ा कोयला भंडार क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि भारत के पास सबसे बड़ा कोयला भंडार में अगर भारत का नंबर है तो कौन सा है, 5th है, 5वां है। चीजें क्लियर हो गई। ठीक है,
अब अगर बात करें कि एंथ्रासाइट कोयले का भंडार जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, तो आप सभी जानते हैं कि एंथ्रासाइट कोयले की सबसे उन्नत किस्म होती है और भारत का सिर्फ अभी वर्तमान में जहां तक प्राप्त है वो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही भारत में एंथ्रासाइट कोयला पाया जाता है। शेष भारत में अधिकांश रूप से बिटुमिनस प्रकार का कोयला पाया जाता है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में कुछ लिग्नाइट कोयला भी पाया जाता है और कुछ क्षेत्रों में भारत में पिट कोयला भी पाया जाता है। तो भारत में सबसे उन्नत क्वालिटी का कोयला कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। शेष भारत का जो अधिकांश कोयला है वो किस प्रकार का है? वो बिटुमिनस प्रकार का कोयला। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है और इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, हम सभी जानते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो 2 और 3 इसका आंसर हो गया। क्लियर हो गया चीजें? बहुत बढ़िया, आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इकोनॉमी से जुड़ा हुआ है। स्टेटमेंट है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भाई क्या है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब? देखिए, तो रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्देश्य एक ऐसा पारिस्थितिकी तंत्र बनाना है जो देश में कम आय वाली आबादी के लिए वित्तीय सेवाओं और उत्पादों तक पहुंच को बढ़ावा देने पर केंद्रित हो। इनोवेशन हब है रिजर्व बैंक का, क्या काम है इसका? जो हमारे देश की कैसी कम आय वाली आबादी है उसके पास कैसे वित्तीय तंत्र को पहुंचाया जा सके, इसके लिए कार्यरत संस्था है। पहला स्टेटमेंट। सेकंड, इसे सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 इसके तहत पंजीकृत किया गया है और प्रारंभिक इसकी कैपिटल कितनी है? 100 करोड़ रुपए के पूंजी योगदान के साथ एक संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। तीसरा, यह आरबीआई की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। कह रहा है ऊपर दिए गए में से कौन सा सही है? एक बात और ध्यान रखिएगा, एक ट्रिक है, इसको ट्रिक क्या कहेंगे? एलिमिनेशन मेथड। अगर आप लोग समझे तो बेटर है। ये एलिमिनेशन मेथड है कि अगर आपको किसी एक्ट की चर्चा की जाती है, बेसिकली किसी भी यूपीएससी क्वेश्चन में आपको कोई एक्ट की चर्चा मिलती है और उस एक्ट के साथ उसका डेट लिखा होता है, तो मैक्सिमम केस में या तो वो एक्ट गलत होता है या फिर उसका डेट गलत होता है। ठीक है, तो ऐसे में वो एक्ट के गलत होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। तो यहां भी सेकेंड ऑप्शन में एक एक्ट दिया है तो इसके गलत होने की संभावना बहुत अधिक है। तो इसका मतलब है अगर 2 गलत हो रहा है तो पहला और तीसरा सही हो सकता है, मतलब इसका आंसर बी हो सकता है। आइए इसको देख लेते हैं। बेसिकली जान लीजिएगा, यहां आरबीआई कुछ भी इनोवेशन कर रहा है या आरबीआई की कोई कंपनी है तो वो आपको जानकारी उसकी होनी चाहिए अगर वो पब्लिक डीलिंग से जुड़ी हुई है। पहला है कि हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक इसने और रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब, इन दोनों ने मिलकर के एक वित्तीय उत्पाद और सेवाओं में नवाचार के लिए समन्वय किया। मतलब ये दोनों मिलकर के इसलिए काम कर रहे हैं वित्तीय उत्पाद को और डेवलप करने के लिए। और इसे किस अधिनियम के तहत डेवलप स्थापित किया गया है? कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8। अब आपको जानना है कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 क्या है। बेसिकली सीधे सीधे यहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 8 है, बेसिकली उसके अंतर्गत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो वह कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट के रूप में रजिस्टर्ड होती है, अर्थात वह गैर लाभकारी कंपनी होती है, वह लाभ के लिए अपना कार्य का काम नहीं करती है। तो ये धारा 8 आपको याद होना। ठीक है, कि इसके तहत अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो क्या होती है? वो बेसिकली नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी मानी जाती है, मतलब लाभ के उद्देश्य से कार्य नहीं करने वाली कंपनी। प्रारंभिक कैपिटल ये सही है कि 100 करोड़ रुपए के साथ शुरू की गई है। आरबीआई का इस पर पूर्ण स्वामित्व है और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि देश की जो कमजोर जनसंख्या है या गांव की जो जनसंख्या है, जहां वित्तीय पहुंच सीमित है, वहां तक कैसे वित्तीय पहुंच को बढ़ाया जाए, इसके लिए इनोवेशन कर। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिकली ये यूपीएससी का क्वेश्चन है और यूपीएससी के क्वेश्चन में ये कब का क्वेश्चन है? 2020 का क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं कि इस सीरीज में एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि पीवाईक्यू होता है, उसमें मैं बताने का प्रयास करता हूं
यूपीएससी के पीवाईक्यू को आप लोग कैसे इलिमिनेट कर सकते हैं कम जानकारी के बावजूद। ये स्टेटमेंट है किसान क्रेडिट कार्ड योजना। इसके अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषकों को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है। अब ये स्टेटमेंट क्वेश्चन समझ गए कि केसीसी अगर आपको कार्ड बना है किसान क्रेडिट कार्ड, तो इससे आपको किसानों को लोन दिया जाता है, तो किन किन कार्यों के लिए लोन दिया जा सकता है। अब इलिमिनेट करिएगा। पहला, फार्म परिसंपत्तियों के रख रखाव हेतु कार्यशील पूंजी के, केसीसी से पूंजी के लिए। दूसरा, कंबाइन कटाई मशीनों, ट्रैक्टरों और मिनी ट्रकों के क्रय के लिए। अब किसान क्रेडिट कार्ड से पैसा दिया जाता है, कह रहा है कि किसके लिए, तो आपको हार्वेस्टर खरीदने के लिए, ट्रैक्टर खरीदने के लिए, मिनी ट्रक खरीदने के लिए। अगर आप लोग थोड़ा सा भी इसके बारे में पढ़े होंगे तो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम में जो पैसा दिया जाता है बेसिकली वो दिया जाता है कि किसान का जो फसलों का, दो फसलों के बीच में जो उसकी आवश्यकताएं होती हैं उन आवश्यकताओं को पूरा कर सके। फसल के समय जो उसे आवश्यकता लग रही है उसको बाजार से खरीद करके पूरा किया जा सके। ये कैसे लोन होते हैं, यह खुद ही लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, खुद ही लिखा है अल्पकालिक। और जो अगर आप हार्वेस्टर खरीदते हैं, कंबाइन कटाई मशीन, या ट्रैक्टर खरीदते हैं, या मिनी ट्रक खरीदते हैं, ट्रक खरीदते हैं, तो किसान इन ट्रकों को क्या अल्पकालिक लोन के माध्यम से पूरा कर सकता है। क्या एक साल में इनका पूरा पैसा चुका सकता है? नहीं। तो इन सबको खरीदने के लिए हमें कैसे लोन की आवश्यकता होगी? दीर्घकालिक लोन की आवश्यकता होगी। क्लियर हो रही है चीजें? तो प्रश्न खुद ही, थोड़ा समझदारी से पढ़े तो प्रश्न खुद ही ऑप्शंस को एलिमिनेट करने का ऑप्शन दे देता है। तो यहां पर सेकंड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत। तो सेकंड जैसे ही गलत हुआ आपका आंसर क्या निकल गया? 1, 3 और 4। फिर कुछ पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं। मतलब कि प्रश्न सिर्फ सावधानी से पढ़िए और उसको सोचिए, इंप्लीमेंट करिए अपने सोच को। नहीं जानते होंगे आप कि केसीसी कार्ड से किस किस चीज के लिए लोन दिया जाता है, लेकिन आप ये तो जानते हैं ना कि ट्रक खरीदने के लिए या हार्वेस्टर खरीदने के लिए, हार्वेस्टर बेसिकली 20 से 25 लाख या 30 लाख 40 लाख का मशीन है, इतनी हैवी मशीनरी खरीदने के लिए अल्पकालिक लोन दिया जाएगा। और केसीसी का मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 3 लाख। अब अगर मैंने ये माना कि आपको चलो 3 लाख नहीं पता हो तो भी ये तो दिख रहा है ना कि अल्पकालिक, प्रश्न में ही लिखा है। तो 20 लाख या 40 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए आप अल्पकालिक लोन लेंगे कि दीर्घकालिक लोन लेंगे? दीर्घकालिक। तो तुरंत ये कट गया और आपका सीधे आंसर निकल गया। तो यही सब चीजें हैं जो थोड़ा सा आप अगर समझदारी दिखाएंगे तो यूपीएससी के प्रीलिम्स को क्रैक किया जा सकता है। मैंने बार बार इसको किया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है परमाणु ऊर्जा के संबंध में। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में, बेसिकली इस प्रश्न का आंसर आप लोग खुद ही कमेंट बॉक्स में बताएंगे और फिर मैं इसको कल क्लियर करूंगा। यह हरित ऊर्जा का भी स्रोत है। सेकंड, यूरेनियम और थोरियम से परमाणु ऊर्जा का उत्पादन होता है। और तीसरा, दुनिया के अधिकांश बड़े और छोटे देशों में परमाणु ऊर्जा विकास का बहुत कम महत्व हो गया है। चौथा, भारत यूरेनियम की आपूर्ति के लिए स्वतंत्र है। ये 4 स्टेटमेंट है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मैं हट जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कल मैं पुनः इसी प्रश्न के उत्तर के साथ आप लोगों का क्लास शुरू करूंगा। तो इतना आज के क्लास में हमने किया। अगर मैं थोड़ा भरोसा दिला देता हूं कि अगर आप लोग लगातार इस सीरीज में मुझसे जुड़े रहे, तो अगर ईमानदारी से जुड़े रहे, मैंने जो कहा आपने उसके लिए मेहनत किया, तो मैं ये बात भरोसा दिलाता हूं कि आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में जीएस के सेक्शन को तो जरूर ही पास कर जाएंगे। ठीक है, तो इतना भरोसा रखिए। और फिर अभी चूंकि सीरीज बड़ा लंबा चलने वाली है तो आपके सारे सेक्शंस की तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। इतना भरोसा करके आप हमारे साथ लगे रहिए और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट से हमें भी बताते रहिए कि आपको कैसा फील हो रहा है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।